हेलो एवरीवन, वेलकम टू उद्धारशाला। आज हम बात करने वाले हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में, जो क्लासिकल अप्रोचेस के अंडर आती है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर जाना था कि कितने टाइप की हमारी अप्रोचेस होती हैं और उसके अंदर कौन कौन सी थ्योरीज आती है। ये उसी की कंटिन्यूटी में आज से हमारी सीरीज जो हमारी मैनेजमेंट अप्रोचेस और थ्योरीज की चल रही है, उसी के अंडर ये आज हमारी सेकेंड वीडियो है। ठीक है, चलिए तो थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हमारी सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये क्लासिकल अप्रोचेस के अंडर आती है। ठीक है, तो ओल्डेस्ट मेथड, जैसे हमने पढ़ा था कि क्लासिकल अप्रोचेस ओल्डेस्ट मेथड्स होते हैं, उसी के अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट को डेवलप करा गया था फ्रेडरिक विंसलो टेलर के द्वारा। तो पहले थोड़ा सा हम टेलर के बारे में जान लेते हैं। इनको शॉर्ट में आप FW टेलर कहते हैं, हर जगह यही लिखा मिलता है ज्यादातर आपको, बट आपको इनका पूरा नाम, ये स्पेलिंग अच्छी तरह याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि नेट के एग्जाम के तौर पे ये नाम और इनकी डेट ऑफ बर्थ ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसमें आप गलतियां नहीं कर सकते। तो इनका पूरा नाम था फ्रेडरिक विंसलो टेलर। इनका जन्म पेंसिल्वेनिया में हुआ था। कहाँ? पेंसिल्वेनिया में। पेंसिल्वेनिया जर्मन टाउन है ये। ठीक है, जर्मन टाउन है ये पेंसिल्वेनिया, जर्मनी में इनका जन्म हुआ था 20 मार्च 1856। ठीक है, मार्च 20 1856 में इनका जन्म हुआ था। तो इनकी थोड़ी सी अर्ली लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, 18 साल की उम्र में इन्होंने फिलाडेल्फिया में एज एन अप्रेंटाइज के तौर पे विदाउट वेजेस काम स्टार्ट करा था। लेटर वर्क एज अ लेबरर फॉर फ्यू इयर्स, कुछ सालों तक फिर इन्होंने लेबरर के तौर पे यहाँ पर काम किया था। उसके बाद 1884 में टेलर ने चीफ इंजीनियर की पोस्ट पर आए। देन 1890 के अंदर ये जनरल मैनेजर बने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर, मेन में। ठीक है, फिर बात करते हैं, इन्होंने मिडवेल स्टील कंपनी यूएसए को ज्वाइन करा एज अ वर्कर के तौर पे, और धीरे धीरे वहां सुपरवाइजर, जैसे कि हमने बताया कि सुपरवाइजर बने। और उसके बाद इन्होंने बेथलेम स्टील कंपनी को ज्वाइन करा था। इसी दौरान इन्होंने अपनी मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग को कंप्लीट करा था। ठीक है, आगे इनके बारे में अगर बात करें हम, कि जब से इन्होंने जॉब करनी अपनी स्टार्ट करी थी, ये हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे कि एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए लोगों की इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जब तक ये रिटायर हुए, यानी कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और जब से इन्होंने जॉब स्टार्ट करी, ये हमेशा ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के अंदर ही जोर देते रहे, उस पर रिसर्च करते रहे अलग अलग तौर पे। इस दौरान बहुत सारे और भी लोग इनके साथ जुड़े, जिन्होंने अलग अलग तरीके से इनकी थ्योरी के अंदर कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करी थी। तो अगर हम इनकी कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के तौर पे इन्होंने आई थी, इन्होंने एक बुक दी थी, आगे उस बुक के बारे में बात करेंगे। तो उस बुक के अंदर भी इन्होंने कुछ 4 सिस्टम्स को बताया था, जो कि आप देख सकते हैं। यानी कि हम देखें कि इनके अगर ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ द वर्क और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ये इसी लाइन ऑफ प्रोसेस के अंदर काम करते रहे। तो इन्होंने एक तो 1895 के अंदर, देखिए मैं आपको कुछ डेट बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको कहीं नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 1895 के अंदर इन्होंने पीस रेट सिस्टम दिया था। ठीक, पीस रेट सिस्टम। देन 1903 के अंदर इन्होंने शॉप मैनेजमेंट दिया था। ये इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जिनके बारे में हम बात करें। फिर 1906 के अंदर इन्होंने आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, आई एम सॉरी, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स। ठीक है, एंड लास्ट में 1911, जो इनका सबसे फेमस वर्क है, जिसके बारे में हम ये पूरी थ्योरी पढ़ रहे हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो क्या दिया था इन्होंने? प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्लीज इन डेट्स को बहुत केयरफुली नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो इनका क्या कहना था, हम अगर FW टेलर की माने तो इनका कहना था साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? इट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट फ्रॉम योर मैन टू डू। आप क्या चाहते हैं कि आपके लोग क्या दें आपको, क्या काम करें आपको, और कैसे बेस्ट और पॉसिबल तरीके से उनसे आप काम निकलवा सकते हैं, यानी बेस्ट और चीपेस्ट तरीके से सबसे बेहतर आप काम
कैसे निकलवा सकते हैं, ये साइंटिफिक एक तरीके होते हैं, उन तरीकों से ही आप किसी के अंदर से उसका बेटर प्रोडक्टिविटी को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की, जिस थ्योरी को हम पढ़ रहे हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जैसा मैंने आपको बताया कि फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने डेवलप करी थी, और ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जाने जाते हैं। याद रखिएगा, ये कुछ जो पॉइंट्स हैं जो खासकर मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखे हैं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्या, कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के तौर पे आपके ये जाने जाते हैं। और 1911 में इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म इसको अडॉप्ट करा था। इससे पहले ये शॉप मैनेजमेंट और आर्ट ऑफ स्टील जो मैंने अभी आपको बताया, और पीस रेट सिस्टम, इन सभी के बारे में बात कर रहे थे। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को टेलरिज्म थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि टेलर ने दी थी तो इसको टेलरिज्म थ्योरी भी कहा जाता है। 1909 के अंदर टेलर ने एक बुक पब्लिश करी थी, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये बुक आपके सामने है, ठीक है। इस बुक के अंदर ही इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं जॉब्स के अंदर, या जॉब्स के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस पर फोकस करा जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक एफिशिएंसी को इंप्रूव करना, खासकर लेबर प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रख के, ठीक है। लेबर को किस तरीके से काम करने वाली लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। देखिए, साइंटिफिक मेथड की जब हम बात करते हैं तो साइंटिफिक जो मेथड्स होते हैं थोड़े से प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं ऑब्वियसली। तो ये लेबर के बारे में, लेबर इंटेंसिव नहीं होते हैं, लेबर के ऊपर खास ज्यादा फोकस नहीं होता है, बट हाँ लेबर के इंप्रूवमेंट पे जरूर ध्यान देते हैं ताकि हम इंक्रीज कर सकें अपनी प्रोडक्टिविटी को अंदर, ठीक है। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट अटेम्प्ट थे जो अप्लाई करेंगे साइंस को डिफरेंट मैनेजमेंट प्रोसेसेस के अंदर। शुरुआती दौर में ये सब चीजें करा था, और इसको टेलरिज्म के नाम से जानते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। ऑल्दो ही हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर पुटिंग द ह्यूमन फैक्टर इनटू द बैकग्राउंड। लास्ट में जब हम पढ़ेंगे इसका क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे तो हम ये जानने को मिलेगा कि इसमें कुछ हद तक ह्यूमन फैक्टर को, जैसे हम बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा बैक हैंड में रखा जाता है, पीछे रखा जाता है, उसको लाइमलाइट में या हाईलाइट करके नहीं रिप्रेजेंट करा जाता। या ये पूरी थ्योरी हम देखें तो सिर्फ प्रोडक्टिविटी और मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के इर्द गिर्द घूम रही है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्या है, ये एनालाइज करती है वर्क फ्लो टू इंप्रूव इकोनॉमिक एफिशिएंसी, स्पेशली लेबर प्रोडक्टिविटी, ठीक। देखिए, टेलर का मानना था अ वर्कर शुड गेट अ फेयर डेज पे फॉर अ फेयर डेज वर्क, यानी कि ना तो उसे हम ज्यादा पैसा दें ना उसे कम पैसा दें, वो जितना ऑर्गेनाइजेशन में उसकी प्रोडक्टिविटी है, जितना वो काम कर रहा है, जितने के वो लायक है, इक्विवेलेंट है, हम उतना ही पैसा, उतना ही उसको रेम्यूनरेशन, वेजेस उसको प्रोवाइड कराएं। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्या कहता है, इट वाज द जॉब ऑफ अ वर्क प्लेस मैनेजर टू डेवलप द प्रॉपर प्रोडक्शन सिस्टम फॉर अचीविंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी। प्रोडक्शन सिस्टम बेहतर करेंगे तभी तो आपकी इकोनॉमिक यानी पैसे से रिलेटेड ऑब्वियसली, ठीक है, मनी रिलेटेड आपकी एफिशिएंसीज को इंप्रूव करने में मदद करता है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी डेवलप करता है। इट यूजेस साइंटिफिक मेथड टू एनालाइज द मोस्ट एफिशिएंट प्रोडक्शन। ये साइंस क्या है, जहां भी हम साइंस, साइंटिफिक इस तरीके के वर्ड यूज कर देते हैं तो ऑब्वियसली उसका मतलब होता है कि कुछ पर्टिकुलर मेथड्स, रूल्स, सेट ऑफ रूल्स कह सकते हैं इसको, कुछ प्रोसीजर, ठीक है, प्रिंसिपल, इनके ऊपर बेस होके ही काम होगा, ठीक। चलिए बात करते हैं टेक्निक्स की। तो देखिए, कुछ टेक्निक्स दी थी हमारे इन्होंने, टेलर ने। तो टेलर ने जब कुछ अपना ये रिसर्च कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ देयर एसोसिएट्स, तो वो देखते थे कि कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स हैं जिनको हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करना चाहिए, और फिर हम डेवलप करते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को। ऑब्वियसली बात है, देखिए यहाँ ये पूरी थ्योरी आपकी सिर्फ प्रोडक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट के ऊपर ही आजू बाजू घूमती रहेगी, ठीक है। तो ह्यूमन एस्पेक्ट में आप इससे ज्यादा उम्मीद रखने की कोशिश भी नहीं करिएगा। पहली टेक्निक की बात करते हैं हम, फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है। तो जब हम फंक्शनल फोरमैनशिप की बात करते हैं, इट इज द सेपरेशन ऑफ प्लानिंग फ्रॉम डूइंग रिजल्टेड इनटू डेवलपमेंट ऑफ सुपरविजन सिस्टम which could take planning work adequately beside keeping supervision on work, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि भैया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है कि हम
एक ही आदमी सभी तरीके के कामों को या सभी तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। तो इनका मानना ये था कि एक काम करते हैं कि अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैनेजर है एक ही, वो ही प्लानिंग कर रहा है, वो ही प्रोडक्शन कर रहा है, वो ही ऑपरेशंस पे ध्यान दे रहा है, वो ही सेल्स पे ध्यान दे रहा, नहीं, हम सभी के जिसे आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट ही अलग कर देते हैं और उनके अंदर भी फर्दर जितने भी वर्क हैं सब कैटेगराइज करके उनको अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी देते हैं। ठीक है, इसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स है, ऑब्वियसली होती है, हम बात करेंगे उसके बारे में आगे। तो इन्होंने क्या काम करा, इनको फंक्शनल फॉर्मेटशिप क्या था, इट इज अ फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। ये ऑर्गेनाइजेशनल बेस नहीं था, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था जो सपोर्ट करता है किस चीज को, न्यूमरस फॉरमैन इन सेपरेट, अलग अलग फॉरमैन होने चाहिए अलग अलग काम के लिए। तो जिनमें सबसे पहला हमारा हम देखते हैं, देखिए आपके सामने ये जो चार्ट है इसमें आप देखिए, सबसे पहले आपका मैनेजर है, फैक्ट्री का मैनेजर है। तो हमने यहाँ प्लानिंग का इंचार्ज अलग कर दिया और प्रोडक्शन का इंचार्ज अलग कर दिया। अब हम बात करेंगे, देखिए प्लानिंग के अंदर कुछ लोग हैं, 4 लोग आ रहे हैं, ऐसे प्रोडक्शन के अंदर आपके 4 लोग आ रहे हैं। कौन कौन से, एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। पहले प्लानिंग को ले लेते हैं। तो प्लानिंग के अंदर है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, सबसे पहले जो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी वर्कर को अपना काम किस तरीके से परफॉर्म करना है, उसकी कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस ये देते हैं। देन सेकंड, टाइम एंड कॉस्ट, किसी को अपने पर्टिकुलर काम या जॉब को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम चाहिए, कितनी लेबर कॉस्ट उस पर लगेगी और किस तरीके से हम उसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये सब बातें को नोट करने का और इन सबको ऑब्जर्व करने का काम इसका होता है। देन रूट क्लर्क, रूट क्लर्क कौन होगा कि रॉ मटेरियल किस तरीके से पास होगा, क्या मेथड्स होंगे एक जगह से दूसरी जगह रॉ मटेरियल को पहुंचाने के, या जो प्रोसेस हमने डिसाइड करा है उसके बीच में जितना भी हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स है, रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल, वो किस तरीके से प्रोसेस होकर पहुंचेगा। देन डिसिप्लिनरी, इनका ऑर्गेनाइजेशन में काम ही है रूल्स और रेगुलेशंस को बनाना और मेंटेन रखना, इंश्योर करना कि सभी लोग ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन हो। ठीक, उसके बाद आ जाए प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में क्या, सबसे पहले आपका गैंग बॉस के बारे में हम बात कर लेते हैं। गैंग बॉस कौन है, हु मेक द अरेंजमेंट ऑफ वर्कर्स, मशीन्स, टूल्स एंड वर्कर्स। ये डायरेक्ट आपके लेबर से जुड़ा हुआ है, ये उनसे रिलेटेड सभी उनके अरेंजमेंट करता है, मशीन्स के अरेंजमेंट करता है, टूल्स, इक्विपमेंट, रिक्वायरमेंट, उनकी ड्रेस, उनके हेलमेट, उनके बाकी ये सभी चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्कर को चाहिए अपने काम को परफॉर्म करते में। देन स्पीड बॉस कौन है, ये वो कंसर्न विद मेंटेनिंग द स्पीड। देखिए रूट क्लर्क वाले ने और टाइम और कॉस्ट वाले ने, इन्होंने अपना अपना काम कर दिया कि एक पर्टिकुलर टाइम और कॉस्ट डिसाइड कर दी उस पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करने के लिए, बट क्या वो जो प्लानिंग हुई थी उसको सही तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो देखने का काम आपका स्पीड बॉस का है कि भैया जिस टाइम को डिसाइड करा गया है उसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही आपको कंप्लीट करना है। देन रिपेयर बॉस, जिसका कंसर्न रहता है मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, जितने भी इंटरनल उसके फैक्टर्स या मशीनरीज या सब चीजें वर्क कर रही हैं उसकी रेगुलर बेसिस की मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। लास्ट में इंस्पेक्टर, जिसे हम सुपरवाइज कह सकते हैं, जो सभी चीजों के अपने ऊपर नजर रखता है और कहीं भी आने वाली कमी को पहले ही इवेल्युएट करके एलिमिनेट करने का काम करेगा। ये आपका पहला टेक्निक, फंक्शनल फॉर्मैनशिप। ठीक, अब आप ये देखेंगे इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है कि यहाँ पर हर कोई, ये जैसे हर एक में हमने 4-4 डिवाइड करे हैं, तो सभी लोग आपके वर्कमैन को, आपके वर्कर को ये अपने अपने भाई क्या कहते हैं ऑर्डर देंगे। ठीक है, तो इसको ऑर्डर सबसे मिलेगा, तो यहाँ पे किस चीज की लैक होगा, यहाँ पे लैक हो जाएगा यूनिटी ऑफ कमांड का। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड का लैक होगा, इसको समझ में ही नहीं आएगा कि किससे वर्क लेना है, किसका पहले परफॉर्म करना है, क्योंकि सभी बॉस हैं भाई, सभी अपना अपना काम पहले चाहेंगे। इंस्ट्रक्शन वाला अपना देगा, स्पीड बॉस वाला अपना दे रहा होगा, रिपेयर वाला अपना बताएगा, तो ये हर एक का काम तो परफॉर्म नहीं कर सकता ना, यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड मिस हो जाएगी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात और बात करते हैं जो मुझे लगता है कि शायद बहुत कम टीचर्स आपको शायद बता पाएंगे या कोई बताता भी नहीं है, कि आप अगर ध्यान देंगे तो प्लानिंग वाले के अंदर सभी लोग, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं वो सब क्लर्क हैं। ठीक, क्लर्क, यहाँ पर भी क्लर्क, और यहाँ जितने भी हैं वो बॉस हैं। तो यहाँ पर बॉस क्यों है और यहाँ पर क्लर्क वर्ड क्यों यूज हो रहा है, ये दोनों वर्ड्स का यूज करने का रीजन क्या है। देखिए प्लानिंग जो है वो डेस्क जॉब होती है बेसिकली, ठीक है, इसलिए क्लरिकल लोग उसको परफॉर्म करते हैं, एग्जीक्यूशन वगैरह का काम होता है फिर आपके प्रोडक्शन वालों का, उन्हीं काम को करवाने के लिए। तो जो अथॉरिटी, जो पावर ऑफ इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन वाले को चाहिए वो प्लानिंग वाले को रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसीलिए इनको थोड़ा सा बॉसी और थोड़ा सा ऑटोक्रेटिक स्टाइल को फॉलो करना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर बॉस वर्ड यूज करा गया है और यहाँ पे क्लर्क। नेक्स्ट,
नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड टेक्निक की, वर्क स्टडी। ये वर्क स्टडी क्या कहती है? इट इंप्लाइज एन ऑर्गेनाइज्ड ऑब्जेक्टिव सिस्टमैटिक एनालिटिकल एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वेरियस ऑपरेशन इन एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज के अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, अब उनकी एफिशिएंसी कैसी है इसका क्रिटिकल असेसमेंट करने का काम, ऑर्गेनाइज करने का काम, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने का काम, सिस्टमैटिकली उनको बनाने के लिए, और एनालिटिकल यानी कि सबका एनालाइज करने के लिए आपको वर्क स्टडी की जरूरत होती है। वर्क स्टडी के अंदर हमारे 4 पार्ट्स आते हैं। पहला मेथड स्टडी, ठीक है। मेथड स्टडी क्या जानने के लिए मदद करेगा कि किसी भी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है आपका, जिससे क्या होगा, आप डिस्टेंस को रिड्यूस कर सकते हैं मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, इंप्रूवमेंट हो जाएगी आपकी आपके मटेरियल को हैंडलिंग के, आपके प्रोडक्ट को हैंडलिंग की, ट्रांसपोर्ट में मदद मिल जाएगी, इंस्पेक्शन करना और स्टोरेज करना रॉ मटेरियल और गुड्स को इजी और कन्वीनियंट हो जाएगा क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर प्रोसेस होगा, आप बेस्ट मेथड को निकाल लेंगे। नेक्स्ट मोशन स्टडी। देखिए टेक्निक्स हमारे जो ये टेलर साहब थे इनका कहना क्या था कि अननेसेसरी एक जो हमारा वर्कर होता है वो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में रह के ऐसे अननेसेसरी मोशंस को परफॉर्म करता है अपनी बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू, जिसका उसको जरूरत नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं वो उससे उसका टाइम वेस्ट होता है, वर्किंग एफिशिएंसी गिरती है। तो इस तरीके के ही एस्पेक्ट को दूर करने के लिए मोशन स्टडी के ऊपर फोकस करा गया कि पर्पस क्या है इसका, एक तो टू फाइंड, पहचानना किस चीज को, वेस्टफुल मोशंस को, और उनको एलिमिनेट करने का। तो जो भी वेस्टफुल मोशंस हैं एक वर्कर के द्वारा परफॉर्म करे जा रहे हैं उनको पहचानना और उनको एलिमिनेट करना। दूसरा, ऐसे बेस्ट मेथड्स को इजाद करना या डिजाइन करना जो ऑपरेशंस में कारगर हो और उन्हें वेस्टफुल मोशंस को परफॉर्म करने का समय ही ना दे। ये दोनों हम मोशन स्टडी के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम स्टडी। द पर्पस ऑफ टाइम स्टडी इज टू सिस्टमैटिकली डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम फॉर डूइंग अ जॉब। एक जॉब को करने का कितना टाइम होना चाहिए। अगर मैं कहूं कि यहां से दिल्ली पहुंचने के लिए आपको मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे, ऑब्वियसली सभी रोड कंडीशन सभी चीज एनालाइज करने के बाद मैं अगर इस बात को कह रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर मैं जितना भी चीज अरेंजमेंट करके दूंगा ये 2 घंटे के आसपेक्ट से अरेंज करके दूंगा ना आपको। तो हम क्या करते हैं, द पर्पस ऑफ टाइम स्टडी इज टू साइंटिफिकली डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो जितना भी काम कर रहे हैं साइंटिफिकली मेथड के तौर पे कर रहे हैं। हमारे पास देखिए बहुत सारे साइंटिफिकली मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो किसी भी अलग डिफरेंट कंडीशंस में एक जॉब कैसे उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टाइप के अंदर अपने काम को परफॉर्म करके एक रिजल्ट प्रोवाइड करे, ये हम टाइम स्टडी में देखते हैं। इट हेल्प टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। देखिए जब आपको पता लग जाएगा कि आपने अपने वर्कर को एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया कि इतने टाइम में इस काम को आप कर सकते हैं और आपको करना है, तो आपको आपके वर्कर की एफिशिएंसी भी पता लग जाएगी कि वो उस काम को परफॉर्म करने के लिए कितना ज्यादा एफिशिएंट है, कारगर है, क्या वहां पे वो लैग कर रहा है, क्या वो स्लो है, या आप टाइम कम दे रहे हैं। तो यहाँ पर हर चीज का एक एनालिटिकल आपके पास एक रिजल्ट आ जाता है, एक डाटा आ जाता है, जिससे क्या होता है, अपने वर्कर के अंदर एक कॉन्शियसनेस आ जाती है, वो पहचान जाता है कि मेरी काबिलियत कितनी है और ऑर्गेनाइजेशन को मुझसे क्या चाहिए। लास्ट, फटीग स्टडी। फटीग कहते हैं थकान को, ठीक है। तो देखिए टेलर का कहना था कि किसी को भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जब आप उसको ब्रेक टाइम जिसे हम कहेंगे, तो ब्रेक टाइम उसे देना बड़ा जरूरी है, बट अकॉर्डिंग टू दी पर्सन भी देना चाहिए। अगर हमें देखते हैं कि हमारे वर्कर्स जल्दी थक जाते हैं, उन्हें पहले एक ब्रेक की जरूरत है, तो छोटा ब्रेक दे सकते हैं ताकि उनकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाए। फॉर एग्जांपल बात करें तो जैपनीज स्कूल्स में अगर आप जैसे जो उनका पढ़ाने का तरीका है, अगर बच्चों को बीच में एक नैप टाइम दिया जाता है लंच के बाद, यानी कि आप थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा जो भी उनका टाइम हो, उन्हें एक सोने का टाइम दिया जाता है बकायदा कि आधे घंटे आप हल्की सी नैप ले सकते हैं, जिससे कि उनकी जो आलस होता है, जो वर्किंग एफिशिएंसी वहां से गिरने लगती है ना लंच के बाद से, वो फिर से इंप्रूव हो जाती है। तो फटीग स्टडी कि किसी भी वर्कर को जितना ब्रेक दें, एक तो उसके लिए सफिशिएंट हो, दूसरा ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी बनाने के लिए बड़ी जरूरी है जब आप उसके फटीग उसके ब्रेक टाइम के ऊपर ध्यान रखेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए थर्ड पॉइंट को स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि टेलर का कहना था कि आपको फेयर रेम्यूनरेशन और वेजेस अपने लोगों के लिए रखनी चाहिए, जितने भी आपके लेबर या एम्प्लॉयज हैं। आपको किसी के साथ भी पार्शियल नहीं होना है, चाहे इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन में रखने लगता है। तो जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करते हैं कि अगर 7 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका टाइम है, तो यहाँ पर चाहे वो
एक वर्कर है जो आपका 50 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, एक वर्कर है जो आपका 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, एक 30 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, एक 40 कर रहा है। इन सभी को इक्वल वेजेस और वो मिल रहे हैं, पर डे के हिसाब से आप दे रहे हैं, आप टाइम के हिसाब से उनको दे रहे हैं। तो हमेशा जितने जो ये ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, ये ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, इन लोगों के लिए क्या होगा, डिमोटिवेटिंग फैक्टर होगा कि भाई 20 करने वाले को भी जब इतना ही मिल रहा है तो हम क्यों अपनी ज्यादा मेहनत इसके अंदर करके रहें। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या कहता था। आप किसी भी अपने वर्कर की जो वेजेस डिसाइड कर रहे हैं, आप पर पीस के अकॉर्डिंग कर दीजिए। यानी कि फॉर एग्जांपल पर यूनिट आप मान लीजिए 10 रुपए रख दीजिए। ठीक है, कि जितनी भी यूनिट जो वर्कर बनाएगा, अब एक वर्कर है, वर्कर 1, वर्कर 2, वर्कर 3, वर्कर 4। ठीक है, एक वर्कर है, अगर वो 50 यूनिट दिन में बना रहा है तो वो 500 रुपए मिल जाएंगे उसे। जो 20 बना रहा है तो उसे 200 मिल जाएंगे। जो 10 बना रहा है उसे 100 रुपए मिलेंगे। जो 40 बना रहा है उसे 400 मिल जाएंगे। तो जैसे जैसे उनके एफिशिएंसी होगी, वैसा ही वो प्रोडक्शन करेंगे और वैसे ही उनको फिर वेजेस मिलेंगे। यहाँ सबके लिए मोटिवेशन फैक्टर रहेगा। अब इन सब में एक पॉजिटिव कंपटीशन क्रिएट होगा कि हम जितनी ज्यादा बनाएंगे, हमें उतना ही हमारा अमाउंट सबको मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके का ये सिस्टम खत्म हो जाता है कि कोई परेशान हो रहा है कि उसे ज्यादा मिल रहा है या मुझे कम मिल रहा है। अब ये आपके एफिशिएंसी पे ऊपर डिपेंड हो जाएगा कि आप जितना बेहतर परफॉर्म करके देंगे, जितनी प्रोडक्टिविटी करके देंगे, उतना ही आप ऑर्गेनाइजेशन से अर्न कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन वर्क। तो टेलर का कहना था कि आप अपने वर्क के जो मेथड्स हैं, जो आपके काम करने का तरीका है, आप एक स्टैंडर्ड सेट कर दीजिए। चाहे वो टाइम को लेकर हो, मैनर को लेकर हो, रॉ मटेरियल को लेकर हो, मशीनरी के वर्क को लेकर हो, प्रोडक्ट हो, प्रोसेस हो, ऑपरेटिंग सिचुएशन और सिस्टम हो, इन सभी में एक पैरामीटर डिसाइड कर दीजिए, एक सभी में एक कॉमन स्टैंडर्ड को सेटअप कर दीजिए, ताकि एक तो क्वालिटी ऑफ वर्क में कोई भी चेंजेस ना आए। ठीक भाई, आप फॉर एग्जांपल मैकडी में आप अगर कश्मीर में आप उसका बर्गर खाएंगे, या केरला में खाएंगे, या हैदराबाद में, या गुजरात में, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी खाएंगे, कॉमन आपको एक टेस्ट देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि एक ही स्टैंडर्ड के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इनके स्टैंडर्डाइजेशन इन्होंने इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रखा है कि कहीं भी टेस्ट अपना नहीं बदलने देते ऑल ओवर द इंडिया। तो उनका कस्टमर बेस टूटता ही नहीं है। दूसरा, आप सिंप्लीफाई कर दीजिए काम करने के तरीके को, टाइप्स को। इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट मत करिए कि आपका वर्कर और लेबर उसकी काम करने के तरीकों को इजीली समझ ही नहीं पाए और फिर अडॉप्ट भी नहीं कर पाए, जिससे कि प्रोडक्टिविटी लो होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें, तो ये नए टाइप्स को डेवलप करने के लिए और एग्जिस्टेंस वंस जो हैं उनको थोड़ा सा उसी जगह पे रहे, बट ये थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए काम आता है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या बात करते हैं? पॉइंट इज एलिमिनेटिंग अ रिडक्टेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। अननेसेसरी प्रोडक्ट्स को आपको हेल्प मिलेगी इनको एलिमिनेट करने के लिए, और आपका कॉस्ट ऑफ मशीन्स, टूल्स एंड लेबर भी सेव होगा। जितना इजी और कन्वीनियंट आपका प्रोडक्शन सिस्टम होगा, मैकडी के कामयाब होने का कारण ही उनका सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क था। तो जो इंटरनल क्योस क्रिएट रहता था ना उनके वर्किंग स्टेशन के अंदर, उन्होंने अपनी किचन को इस तरीके से रीडिजाइन करा कि वो इजी और कन्वीनियंट हो गया उनका प्रोसीजर। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। टेलर का कहना था कि आप जब भी किसी को हायर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो प्रॉपरली साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू एनालाइज करिए उसका प्रॉपर रिक्रूटमेंट, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर, उसकी हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, इन सभी को बेहतर तरीके से एनालाइज करिए। आप पहचानिए कि सही आदमी आपको कहाँ मिल सकता है अपनी जॉब के लिए। भाई हम मैनेजमेंट में यही तो करते हैं, जब हम बात करते हैं अपना रिक्रूटमेंट वगैरह की, तो राइट पर्सन एट राइट प्लेस के बारे में बात करते हैं। सही आदमी अगर सही जगह ऑर्गेनाइजेशन में होगा, तो ही ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होगा। ये जो टेक्निक्स हैं, इनके बाद हमारे जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो एक बेस कह लें, या जो रिजल्ट कह लें, आउटकम कह लें, वो क्या निकल के आया कि उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए टेलर ने, एफडब्ल्यू टेलर ने 4 बेसिक प्रिंसिपल्स दिए, जिनके ऊपर हमें अब ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या है, क्योंकि ये इनके ऊपर सबसे ज्यादा भाई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पहला, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। टेलर का कहना था कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिसीजन लिया जाए, जो भी काम किया जाए, वो साइंटिफिक एनालिसिस के बेसिस पे किया जाए। इससे कॉस्ट एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने को नहीं मिलेगा। रादर देन आप क्या कहे कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में रूल ऑफ थंब फॉलो होगा। रूल ऑफ थंब क्या भाई? जैसे मान लो कि आपका कोई घर में बड़ा भाई है और उसने पढ़ाई करी
डॉक्टर बन गया, या फिर आप कह लें कि कोई आर्मी मैन के घर में उसका बेटा भी आर्मी में गया है, तो अब छोटे बेटे के ऊपर एक प्रेशर सा रहता है ना कि भाई पापा भी आर्मी में, दादा भी आर्मी में, भाई को भी आर्मी में चला गया। तो ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि अगर फैमिली में एक प्रोसेस चला आ रहा है तो आप भी उसी को फॉलो करेंगे। इससे क्या है, आप नई चीज में कभी भी नहीं जा सकते, आपको नई चीज का एडेप्टेशन कभी भी नहीं हो सकता। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में नए नए एस्पेक्ट्स को लेके आना है, प्रोडक्टिविटी को डेवलप करना है, इनोवेटिव क्रिएटिव होना है, तो आपको साइंटिफिक एनालिसिस के थ्रू अपने वर्क को परफॉर्म करना पड़ेगा, रादर देन रूल ऑफ थंब। ठीक है, पत्थर वो कहते हैं ना, लकीर को पीटते रह गए, एक ही लकीर को पीटते हैं, तो उस चीज से आपको बचना है। सेकंड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। पहले हम जान लेते हैं हार्मनी क्या है। सद्भावना, ऑर्गेनाइजेशन में सद्भावना होना, अच्छा एक म्यूचुअल कॉर्पोरेशन या के लिए थोड़ा सा एक अच्छा खुशनुमा माहौल होना। ठीक है, एक दूसरे की रेस्पेक्ट वाला जो एक एटमोस्फेयर, एक एनवायरमेंट होता है ना वो। डिस्कॉर्ड किसे कहते हैं? डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कन्फ्लिक्ट। ठीक, कन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, इस तरीके से। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब हम साइंटिफिकली होके काम करते हैं, जब साइंटिफिक एनालिटिक होके काम करते हैं, तो सभी अपने प्रोसीजर और प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड ही उस कॉमन प्रोसीजर स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्लिक्ट खड़े होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ पर हार्मनी क्रिएट इसी वजह से हो पाएगी, एक रिलेशनशिप वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में जब ही हो पाएगा जब वो बेहतर तरीके से एक दूसरे की बात समझेंगे। ठीक है, तो एक प्रोसेस होगा, तो यहाँ पर बार बार इश्यूज क्रिएट नहीं होंगे। हमें हायरार्की पता होगी कि किसे रिपोर्ट करना है, किससे बात करनी है, किससे काम करवाना है, किसको ऑर्डर देना है, किसके ऑर्डर को हमें परफॉर्म करना है, तो हमें एक हार्मनी एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ वो मिल जाएगा। देन कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है उसका मैनेजमेंट, उसके लोग, उसके जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो। अब ये जब ही चला पाएंगे जब ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होंगे। ठीक है, साथ में जुड़े हुए होंगे। कोई भी इंडिविजुअल होकर ऑर्गेनाइजेशन को आगे नहीं बढ़ा सकता। कोई सीईओ, कोई एमडी, कोई मैनेजर, चेयरमैन, कोई नहीं कह सकता कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मेरे भरोसे चल रही है। मुकेश अंबानी ये नहीं कह सकता कि सिर्फ रिलायंस को मैं ही चला रहा हूं। नहीं, वो सैकड़ों वर्कर्स, वो उसके सैकड़ों शेयर होल्डर, वो सैकड़ों स्टेक होल्डर्स, वो सभी लोग मिलके चलाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहाँ पर अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता भैया, यहाँ पर सभी को मिलकर ऑर्गेनाइजेशन को चलाना होता है। इसके लिए उन्हें क्या चाहिए? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से ही आप ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर पाएंगे। और जब आप कोऑर्डिनेट करने लगेंगे, एक दूसरे का साथ देने लगेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्रिएट होगा भैया? कॉर्पोरेशन। ठीक, आई होप क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। किसी को भी डेवलप होना है तो अपनी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी को पहचानना पड़ेगा। द इफेक्टिवनेस ऑफ अ कंपनी ऑल्सो रिलाइज ऑन द एबिलिटी एंड द स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉय। आपका एम्प्लॉय कितना ज्यादा स्किल्ड है, एबल्ड है, ये हम साइंटिफिक मैनेजमेंट तरीकों से पहचान लेंगे, साइंटिफिकली उसको एनालाइज करके पहचान लेंगे। बट उसे भी तो पहचानना पड़ेगा ना कि उसकी एफिशिएंसी किस काम में कितनी बेहतर है, किस चीज को वो बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के लिए करके परफॉर्म करके दे सकता है। तो ये हमें उसकी रेगुलर ट्रेनिंग से, रेगुलर प्रैक्टिस से, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से, इन सब से हम उसको क्या करते हैं? एनहेंस कर सकते हैं। तो ये साइंटिफिक अप्रोचेस यूज करके हम उसकी एम्प्लॉय स्किल्स को बढ़ाते हैं, ब्रश करते हैं, पॉलिश करते हैं। ठीक है, देखिए लास्ट में आपको अभी इसका हमारे थ्योरी एंड होने पे है, मैं आपको बता दूं कि देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर और भी बहुत सारे लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि जैसे फ्रैंक और लिलियन गिलबर्ट ने दिया था इसके अंदर, इनका योगदान बाद में, फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट ने। ठीक, तो इन्होंने कुछ टेक्निक्स वगैरह दी थी। या फिर हम हेनरी गेंट ने दिया था। ठीक है, हेनरी गेंट, GANT। तो आपने इनका सुना भी होगा गेंट चार्ट के नाम से, गेंट चार्ट। ठीक, इन्होंने जैसे कि पर्ट, CPM, ये कुछ टेक्निक्स दी थी, क्रिटिकल पाथ मेथड एंड प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, ये आपने ऑपरेशन मैनेजमेंट में पढ़ी होगी। तो ये कुछ टेक्निक्स की मदद से ये इन्होंने भी इसमें बाद में जाके योगदान दिया था। बट ये सब मॉडर्न मैनेजमेंट के अंदर या मॉडर्न अप्रोचेस के अंदर आती है। ठीक है, किसके अंदर आती है? मॉडर्न अप्रोचेस के अंदर आती हैं। अब भैया ये मॉडर्न अप्रोचेस तो अभी हम बाद में पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये याद रखते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का कुछ जो सपोर्टिव सिस्टम, वो इन लोगों का भी इनमें थोड़ा सा योगदान रहा था। क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं, तो अगर हम देखें टेलरिज्म में क्या क्रिटिसिज्म तक, सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म तो यही था कि ये ह्यूमन फैक्टर को ह्यूमन फैक्टर को इग्नोर करता था, बैक हैंड में रखता था, देखता ही नहीं था। एम्प्लॉय के
लिए बाद में सोचा जाता था, रादर देन यहाँ रिलेशनशिप डेवलपमेंट की कोई बात नहीं हो रही, यहाँ से साइंटिफिक मेथड के बारे में बात हो रही है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं हम। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का स्टैंडर्डाइजेशन कैन लीड अ लॉस ऑफ क्रिएटिविटी। देखिए हमने स्टैंडर्डाइजेशन की बात करी, जब हम किसी भी चीज में स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं तो वो फर्दर डेवलप यानी कि उसमें इंप्रूवमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं, यहाँ क्रिएटिविटी और इनोवेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जैसे कि हो सकता है अभी अच्छा हो बट जैसे जैसे समय बढ़ता रहेगा क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। ऐसे ही वर्कर्स यहाँ पर अच्छा फील नहीं करते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में बताएं ना, बट यहाँ दबा हुआ सा फील करते हैं, एक अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं होता है, मशीन्स की तरह काम कर रहे होते हैं, काम करा घर चले गए, घड़ी के गुलाम होते हैं। ठीक है, टेररिज्म क्या करता है, कोई ये फियर ऑफ कल्चर यानी कि कल्चर ऑफ फियर एक अपने वर्कर्स के बीच में एक क्रिएट कर देता है, डर को हमेशा क्रिएट करके रहता है कि अगर अपने टारगेट्स को अचीव नहीं करोगे तो आपकी जॉब चली जाएगी, तो यहाँ डर से काम हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे इनके जो आपके टेलर में दिए थे। आई होप आप लोगों को आज की ये थ्योरी समझ में नहीं आएगी, नेक्स्ट हम एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी करेंगे, नेक्स्ट हमारी जो थर्ड वीडियो आने वाली है हमारी हेनरी फ्योल की, उसके में हम पढ़ेंगे। प्लीज लाइक दी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, कोई डाउट हो कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और अपने लोगों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिएगा, इस इंफॉर्मेशन को आगे तक हम फैलाएं और इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। प्लीज सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू।